केस स्टडीज के ऊपर जो है बेल्जियम और श्रीलंका के ऊपर। बेसिकली इसमें डाइवर्सिटी चैलेंजेस के ऊपर हम चर्चाएं करेंगे। देखिए हमारा भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है। यहाँ पर विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, पर फिर भी हम एक हैं। आपने अक्सर कुछ कहावतें सुनी होंगी कि यहाँ पर कुछ कोस पर पानी बदलता है और पानी का स्वाद बदलता है, और कुछ ही कोस चलने पर, कुछ ही मील चलने पर यहाँ पर बानी बदल जाती है। बानी का मतलब होता है बोली बदल जाती। तो ऐसा है हमारा हिंदुस्तान। इतने ज्यादा विविधताओं के बाद भी हमारा देश यूनाइट है, एक है। आज हम बात करेंगे बेल्जियम और श्रीलंका के डाइवर्सिटी और चैलेंजेस के ऊपर। जब भी मैं डाइवर्सिटी की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं विभिन्नताओं की। किस प्रकार ये देश या फिर वहां के लोगों में विभिन्नताएं हैं, विभिन्न प्रकार के लोग वहां रहते हैं। इस बेल्जियम की डाइवर्सिटी को हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ बातें जो है मैप के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। जो एथनिक कंपोजिशन है श्रीलंका और बेल्जियम का, कुछ इस प्रकार है। कहने का अर्थ यह है कि श्रीलंका का कुछ मैप इस प्रकार दिखता है और वहां पर जो पॉपुलेशन है कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है। अब समझने वाली बात यह है कि बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप की, और साथ ही साथ वहाँ का जो लैंग्विस्टिक इशू है, जो कॉम्प्लेक्स सोशल लैंग्वेज कंपोजिशन है, वो उसको यूनिक बनाता है। किस प्रकार से यूनिक बनाता है वो हम समझते हैं। तो फ्लेमिश रीजन है, फ्लेमिश रीजन में 59% ऑफ पॉपुलेशन रहती है और वो क्या बोलती है? डच बोलती है। यहाँ पे हम समझते हैं कि जो फ्लेमिश है वो येलो कलर से रिप्रेजेंट किया गया, ये फ्लेमिश है। तो फ्लेमिश कितना परसेंट है? फ्लेमिश 59% है। ये मैप आप देख सकते हैं, यहाँ पर 59% कौन है? फ्लेमिश पीपल हैं। 59% आर फ्लेमिश एंड दे आर एक्चुअली स्पीकिंग डच। अगर मैं बात करूं वलोनिया रीजन की, तो वलोनिया रीजन में 40% लोग रहते हैं, जो कि ये है हमारा वोलोन रीजन, जो कि फ्रेंच स्पीकिंग है। ये 40% लोग हैं। अब समझने वाली बात है कि ये कंट्री है, यहाँ पर एक 59% फ्लेमिश रहते हैं और वलोन लोग रहते हैं। बेसिकली माफ कीजिएगा, वलून का जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होगा VALLLOON होगा, तो वालून या फिर वलून आप इस तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो 40% का कंपोजिशन वलिन है और फ्लेमिश 59% है। अगर इनका हम सम अप करें तो लगभग जो परसेंटेज बन के आता है वो 99% हमें निकल के आ जाता है। कुछ 1% में अलग अलग जो विविधताएं हैं वो समझने वाली बात है। यहाँ पर जर्मन स्पीकिंग जो है वो सिर्फ 1% है। 1% की पॉपुलेशन जो है वो जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। अब आगे चलते हैं। टोटल कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो जो कैपिटल है वो यूनिक है। 80% ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक फ्रेंच। अब 80% ब्रुसेल में जो लोग रहते हैं वो क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। फ्रेंच बोलने का मतलब है कि वलोन लोग हैं, यानी कि 40% की पॉपुलेशन जो कवर करते हैं पूरे नेशन में, और ओनली 20% स्पीक्स डच, और वहां पर केवल 20% पीपल जो है वो डच बोलते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि जो फ्लेमिश है वो 20% बोलते हैं और जो फ्रेंच बोलने वाले हैं वो 80% है, बट ओवरऑल कंट्री का कंपोजिशन है वो कुछ अलग है। तो इससे होता क्या है? इस तरीके से वहां पर लैंग्विस्टिक इम्बैलेंस हो जाता है, सिंस डच स्पीकर्स आर मेजॉरिटी, और डच स्पीकर इसीलिए क्या हो जाते हैं? मेजॉरिटी हो जाते हैं ओवरऑल एरिया में। बट ब्रुसेल में अगर मैं ब्रुसेल में बात करूं तो 20% है। तो जो डच स्पीकर्स आर मेजॉरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। कहने का समझिए मतलब क्या है? अगर मैं कहूं एक पूरा कंट्री
एक कंट्री की में पर्टिकुलर रिलीजन है बट किसी पर्टिकुलर एरिया में माइनॉरिटीज रहते हैं। या फिर अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो जो हमारे फ्रेंच स्पीकर्स हैं, अगर पूरे कंट्री में फ्रेंच थोड़े से हैं, थोड़े लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, 40% फ्रेंच बोलते हैं, 59 बाकी डच बोलते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन की बात करूं तो वहां पर 80% लोग, मेजॉरिटी लोग जो है वो क्या बोलते हैं, वो डच बोलते हैं, वो फ्रेंच बोलते हैं। और जो बाकी माइनॉरिटीज हो गई वो 20% में माइनॉरिटीज आ गई। तो इसकी वजह से पूरी कंट्री में एक इम्बैलेंस बना रहता है। तो इससे होता क्या है, एक हिस्टोरिकल टेंशन क्रिएट रहता है। हिस्टोरिकल टेंशन मतलब एक ऐसी समस्या है जो कि इतिहास से पूरा तरीके से कनेक्टेड है, और वो इतिहास क्या है वो समझने की बात है। तो चलिए एक बार हम इस इतिहास पर नजर डालते हैं। तो जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो हिस्ट्रिकली हेल्ड मोर वेल्थ। जो फ्रेंच कम्युनिटी है, अब जब भी मैं फ्रेंच कम्युनिटी की बात करूं तो आप ये चीज समझ जाइए कि पूरी कंट्री में सिर्फ 40% फ्रेंच बोलते हैं। और डच जो ब्रुसेल है जो राजधानी है वहां पर फ्रेंच 80% स्पीकर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रेंच जो बोलते हैं वो वेल्थ, दे होल्ड मोर वेल्थ, वो ज्यादा धनी लोग हैं। धनी हैं तो पावरफुल भी हैं, और ये क्रिएट करते हैं रीसेंट बेसिकली ये रिसेंटमेंट क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से, और इसकी वजह से जो डच स्पीकर्स हैं उनको रिसेंटमेंट का सामना करना पड़ता है कम्युनिटी में। एंड यही टेंशन स्केलेट हुआ था ड्यूरिंग 1950s और 1960s में, जबकि जो कि बेसिकली ब्रुसेल में हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा इशू जिसकी वजह से क्रिएट हुआ था। अब ये ऐसा ही कुछ कंपोजिशन होता है श्रीलंका में। अब श्रीलंका का एक बार मैप हम ध्यान से देखते हैं। श्रीलंका का मैप कुछ इस प्रकार है, जहां पे बेसिकली कुछ कम्युनिटीज हैं जो सिन्हाला कम्युनिटी है, श्रीलंकन तमिल है, इंडियन तमिल है और मुस्लिम कम्युनिटी है। आप मैप एक बार ध्यान से देखिएगा। फिर हम आते हैं कंपोजिशन पर। कंपोजिशन कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर 74% ऑफ पॉपुलेशन आर मोस्ट बुद्धिस्ट एंड तमिल स्पीकर्स आर 18%, जो कि तमिल कम्युनिटी के से बिलोंग करते हैं। और हिंदूज जो है यहाँ पे मेजोरिटी में है और मुस्लिम जो है माइनॉरिटीज में है। तो जब भी मुस्लिम माइनॉरिटीज की बात करी जा रही हो, तमिल कम्युनिटी के कंसीडर होते हैं और मेजोरिटीज में हिंदूज में आ जाते हैं। तो इसकी वजह से कंपोजिशन में इशू ये आता है कि जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं, जो सिन्हाला सिन्हाला भाषा बोलने वाले हैं, वो ज्यादातर क्या हैं, वो बुद्धिज्म में मानते हैं। और तमिल स्पीकर जो है वो हिंदूज हैं, और वो स्मॉलर सेगमेंट में, जिसकी वजह से सोसाइटी में कंपोजिटिक इश्यूज होते रहते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं बात। बुद्धिस्ट 70%, हिंदूज जो है वहां पर लगभग 12%, 12.6%, मुस्लिम्स का 9.7, 6.2% रोमन कैथोलिक जो क्रिश्चियन कम्युनिटी हो गई, और 1.4% जो है वो टोटल मुस्लिम्स हैं या फिर अदर अदर कम्युनिटीज में आते हैं। माफ कीजिएगा, मुस्लिम जो है 9.7% है, जो कि मेनली ऑल जो है 100% सुन्नी मुसलमान है, दे आर नॉट शिया मुसलमान। ये डाटा हमारा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से उठाया गया है, और इसी के आधार पर मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी वजह से जो चैलेंजेस आए हैं श्रीलंका में उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। तो श्रीलंका में बेसिकली जो मेजोरिटेरियन है, जो मेजोरिटी है सिन्हाला कम्युनिटी, वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल एंड सोशल पावर होल्ड करते हैं। और तमिल माइनॉरिटी होने की वजह से वो बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज फील करते हैं, और ड्यू टू यूनिक अनइक्वल अपॉर्चुनिटी, और उनके लिए जो समान अधिकार नहीं है, समान अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई हैं, जिसकी वजह से वो लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, उनका खुद का नेता का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता। और इस इशू को कनेक्ट कंसर्न को लैंग्वेज इशू है और कल्चरल राइट्स में इसको देखा जाता है, जिसको लेकर आए दिन कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। वहीं अगर बेल्जियम की बात करें तो डच स्पीकिंग जो है वो मेजॉरिटीज में है, एंड इन द कंट्री फेसेस चैलेंजेस इन द ब्रशल, मतलब यहाँ पे अलग है। एक पर्टिकुलर ब्रशल में एक अलग डोमिनेंसी रहती है और पूरे कंट्री में एक अलग डोमिनेंसी है।
French speakers in minority economically and politically dominant in leading this dissatisfaction amongst the Dutch speaker। तो इस तरीके से कुछ हमारे जो कंपोजिशन है वो रहे हैं। तो इनसे हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, सीखने वाली बात यह है कि बेल्जियम ने अडॉप्ट करा पावर शेयरिंग मॉडल। पावर शेयरिंग मॉडल क्या होता है कि आप इस तरीके से पावर का बंटवारा करेंगे, इस तरीके से आप पावर का बंटवारा करेंगे, जैसे कि सभी कम्युनिटीज़ को एक इक्वल हिस्से में पावर्स दी जाएगी। जैसे को आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स है, अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स को देखें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कि भैया अगर हमारे देश में रिप्रेजेंटेशन सबका इक्वल रहेगा तो फाइट नहीं होगी। जैसे हमारे देश का अगर मैं एग्जांपल लूं तो हिंदू और मुस्लिम लगभग इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। आप मुस्लिम कम्युनिटी को अगर माइनॉरिटीज में है यहाँ पर तो वो अपने कैंडिडेट खड़े कर सकते हैं, जीतना डेफिनेटली उनको जीतना पड़ेगा। तो रिप्रेजेंटेशन का कोई इशू नहीं है, बैलेंस रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर नहीं भी होता है तो ये आ, आप ब्लेम नहीं कर सकते कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अपॉर्चुनिटी पूरी दी गई है। तो कहने का मतलब यह है कि एक देश का अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस समझे तो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि डोमिनेंस ग्रुप जो होता है प्रिवेंटेड डोमिनेंस ग्रुप बाय वन ग्रुप एंड क्रिएटेड अ मैकेनिज्म फॉर म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन। ये हमें लर्निंग मिलता है बेल्जियम से, जो कि पावर शेयरिंग मॉडल रहा है। वहीं अगर श्रीलंका की मैं बात करूं तो इनिशियली दे लीन्ड टुवर्ड द मेजॉरिटेरियन पॉलिसी। प्रारंभिक दौर पर ये लोग मेजॉरिटेरियन पॉलिसी में विश्वास रखते थे, जो मेजॉरिटेरियन चाहते थे उसके हिसाब से करना पड़ता था। बट क्या होता है कि विच लीड्स द एथनिक इश्यूज एंड प्रोलॉन्ग सिविल कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से सिविल कॉन्फ्लिक्ट होता है। और ये हाईलाइट करता है एक तरीके से नीड ऑफ इंक्लूसिविटी एंड माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन। तो ये यहाँ पर लर्निंग रही है हमारी श्रीलंका और बेल्जियम को लेके। आने वाले समय में हम और ऐसे ही केस स्टडीज पर डिस्कशन करेंगे और जियो पॉलिटिक्स को सिंप्लीफाई वे में समझने का प्रयास करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कृपया लाइक शेयर कमेंट करें। जो भी डाउट है आप कमेंट में पूछें। आने वाले वीडियोस में और भी सब्जेक्ट्स के माध्यम से और भी केस स्टडीज के माध्यम से मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।